हमारा सौरमंडल पिछले 5 अरब सालों से हमारा घर है। यहीं पर पृथ्वी और सभी ग्रहों का जन्म हुआ है। सूर्य के बनने के बाद बची हुई धूल और गैस के बादलों से ही हमारी पृथ्वी और सभी एलिमेंट और हम भी बने हैं। धीरे धीरे यहाँ पर ग्रह बने और फिर उन ग्रहों पर एटमॉस्फेयर बना, पर सभी ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन पनपा। 3 अरब साल पहले सिंगल सेल जीव से पनपा जीवन आज इतना विकसित हो चुका है कि पृथ्वी पर अब हम करोड़ों जीवों की प्रजाति को देखते हैं। इन्हीं प्रजाति में हम इंसान भी आते हैं, जो कि लगातार इवोल्यूशन से आज इतने आगे बढ़ चुके हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में हमसे ज्यादा एडवांस सभ्यता नहीं है। पर इतना विकसित होने के बाद भी और लगातार हर ग्रह पर स्पेस प्रोब भेजने के बाद भी हम इंसान अपने चंद्रमा से ज्यादा आगे लैंड नहीं कर सके हैं। पृथ्वी से एवरेज 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा सौरमंडल की लास्ट बाउंड्री यानी ऑट क्लाउड की दूरी का केवल 0.000016% है। इसे इंसानी स्केल पर समझें तो अगर सौरमंडल 1000 किलोमीटर के आकार का है तो इंसान केवल अभी 2 सेंटीमीटर तक ही इसे पार कर चुका है। इसी से आप सौरमंडल की इस सबसे विशाल बाउंड्री के आकार को समझ सकते हैं। तो आखिर सौरमंडल वास्तव में कितना विशाल है? वैज्ञानिकों ने कैसे इस सौरमंडल के सभी ग्रहों पर अपने स्पेस प्रोब भेजे थे और कैसे हम आगे ये सब कर पाएंगे? तो ये सब जानने के लिए चलिए मेरे साथ सौरमंडल की इस अद्भुत यात्रा पर, जो आपके पक्का होश उड़ाकर रख देगी। मानव सभ्यता 60 लाख सालों से पृथ्वी पर है, पर उसने अंतरिक्ष में जाना पिछले 100 सालों में ही सीखा है। पर इतने कम समय में भी इंसानों ने सभी 8 ग्रहों पर एक ना एक स्पेस प्रोब भेज ही दिया है। इन सभी स्पेस मिशनों में वॉयेजर मिशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये एकमात्र मिशन है जो हमारी सभी जरूरी जानकारी लिए सोलर सिस्टम में भटक रहा है। हर सेकंड 17 किलोमीटर पार करने वाला ये यान इस समय इंटरस्टेलर स्पेस में तो जा चुका है, पर आज भी इस पर सूर्य की ग्रेविटी का असर होता है। 1977 में लॉन्च हुआ वॉयेजर 1 यान पिछले 46 सालों से लगातार एक स्पीड से सौरमंडल में चल रहा है, पर आज भी ये कुइपर बेल्ट को पार नहीं कर सका है। कुइपर बेल्ट में अरबों उल्कापिंड आते हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं। प्लूटो के बाद ही इन विशालकाय उल्कापिंडों की ये बेल्ट शुरू हो जाती है, पर इसका आकार बहुत ही ज्यादा विशाल है। इस बेल्ट को ही पार करने के लिए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को 300 साल से ज्यादा का समय लगने वाला है। यानी आज 2023 है तो साल 2023 के आसपास ही वॉयेजर यान हमारे सोलर सिस्टम के सबसे विशाल एस्टेरॉयड घेरे को पार करके उससे भी विशाल घेरे के अंदर एंटर कर जाएंगे। वॉयेजर की अब ऑट क्लाउड में एंट्री हो चुकी है और वह धीरे धीरे इस घेरे में मौजूद पत्थरों से बचते हुए आगे बढ़ रहा है। नासा की रिसर्च के अनुसार ऑट क्लाउड 10,000 AU से लेकर के 1 लाख AU तक फैला है। एक AU सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है उसे कहते हैं, यानी कि करीब 15 करोड़ किलोमीटर। आज से 300 साल बाद वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम के भारी क्षेत्र में एंटर कर जाएगा और फिर 40,000 सालों तक इसी घेरे को पार करने में लगा देगा। इतने सालों के बाद ही वॉयेजर सूर्य की ग्रेविटी के प्रभाव से फ्री हो पाएगा और फिर ब्रह्मांड में हमेशा के लिए भटकता रहेगा। वॉयेजर 1 की 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप भले ही चंद्रमा पर 6.5 घंटों में पहुंच जाओ, पर सोलर सिस्टम को पार करने में आपको इसी यान से 40,000 साल लग जाएंगे। इसी से आप इसके असीम फैलाव का अंदाजा लगा सकते हैं। आइए इस वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 यान सौरमंडल में मौजूद विशालकाय ग्रहों के पास गए थे और कैसे इन्होंने सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की सटीक इमेज ली। तो आइए इस वीडियो को आगे तक देखते हैं। पर वॉयेजर प्रोब अनमैन्ड मिशन थे और केवल सोलर सिस्टम के ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए थे। अगर आज की बात करें तो नासा, एसा और इसरो मैन मिशन करने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में इंसानों को ही सोलर सिस्टम के ग्रहों पर जाकर के एक्सप्लोर करना है। तो आइए देखते हैं कि अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम सोलर सिस्टम के मैन मिशन करें तो क्या मानव जाति आगे आने वाले 100 सालों में या फिर कोई इंसान पूरे जीवन काल में सोलर सिस्टम में कहां तक पहुंच सकता है और पूरे सोलर सिस्टम को पार करने के लिए उसे किस ग्रह की ग्रेविटी की जरूरत पड़ने वाली है और इसमें क्या क्या अड़चने आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज के रॉकेट की स्पीड से है, जो हमें बहुत ज्यादा धीमा बना देती है। स्पेस में परिक्रमा कर रहे चांद और ग्रह रात के आसमान में हमें बहुत पास दिखाई देते हैं, पर असल में इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है। पृथ्वी और चांद की दूरी सबसे कम है, पर यहाँ पर जाने में भी हमें 1 महीना तक लग जाता है। आज के आधुनिक रॉकेट हमें सीधा चांद पर नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें पृथ्वी की ग्रेविटी का सहारा लेकर ही आगे की यात्रा करनी पड़ती है और फिर हम 4 लाख किलोमीटर दूर चांद पर पहुंच पाते हैं।
रॉकेट का बहुत सा फ्यूल तो उसे पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में पहुंचाने में ही खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद स्पेस मॉड्यूल में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के पास बहुत कम फ्यूल रह जाता है। इसलिए लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वे ग्रेविटी के द्वारा आगे बढ़ते हैं और फिर चांद के ऑर्बिट में आकर के उसकी परिक्रमा करके अपनी स्पीड को कम करते हैं और फिर उस पर लैंड करते हैं। वहीं अपने पड़ोसी ग्रह यानी मार्स पर जाने में हमें 7 महीने का समय लगता है। ये सबसे शॉर्ट समय है जब मंगल ग्रह और पृथ्वी एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर हम इस विंडो पर स्पेसशिप लॉन्च ना करें तो हमें फिर से 26 महीनों का इंतजार करना होगा, तभी हम मंगल ग्रह पर फिर से दूसरा मिशन कर सकेंगे। आज के समय में भले ही रॉकेट 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे पर हमें स्पेस में लेके जाएं, पर उसके बाद भी हमें सही समय और सभी प्लैनेट्स का अलाइनमेंट देखना भी बहुत जरूरी है, वरना हम फिर से कई साल गवा देंगे। वॉयेजर मिशन को लॉन्च करने के पीछे भी इन्हीं सभी ग्रहों की अलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उस समय ये सभी ग्रह एक ही लाइन में अलाइन थे, इसलिए वॉयेजर मिशन को सक्सेसफुल बनाना आसान था। मंगल तक इंसानों को भेजने का प्लान वैज्ञानिकों के पास है, पर जब बात एस्ट्रॉइड घेरे के बाद बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह पर जाने की आती है तो वैज्ञानिक इंसानी मिशन से दूर रहते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा बनाए गए प्रोब्स ही कारगर रहते हैं। जुपिटर पर कई प्रोब्स भेजे जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले पायोनियर 10 को भेजा गया और उसके बाद फिर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 प्रोब्स भी इस ग्रह की सटीक इमेज ले चुके हैं। नासा का जूनो यान जुपिटर पर भेजा गया अंतिम प्रोब था, जिसने इसकी सबसे सटीक और हाई क्वालिटी इमेज ली और फिर खुद उसकी कई ऑर्बिट भी की। साल 2011 में लॉन्च हुआ ये प्रोब 5 साल की लंबी यात्रा के बाद इस ग्रह की ऑर्बिट में आया और तब से लेकर आने वाले 2.5 सालों तक इसी ग्रह की परिक्रमा करके हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता रहा। पृथ्वी और चांद की दूरी का अगर 1000 गुना मंगल ग्रह दूर है तो इसी दूरी से 2500 गुना बृहस्पति ग्रह है। ये सभी रॉकी प्लैनेट्स की तुलना में पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है और गैस से बना होने के कारण इस पर कोई प्रोब लैंड भी नहीं कर सकता है। वहीं सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे विशाल ग्रह यानी शनि ग्रह भी इसी तरह हमसे बहुत ज्यादा दूर है। इस ग्रह की सबसे पहली बार अप्रोच पायोनियर 11 ने की थी, पर तब हम इसके बारे में ज्यादा जान नहीं पाए थे। इस प्रोब के बाद शनि ग्रह पर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भी एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं, पर सबसे सटीक जानकारी और पहली बार सैटर्न के ऑर्बिट में जाने का मौका कैसिनी-हाइजेंस स्पेस प्रोब को मिला। साल 1997 में लॉन्च हुआ यह प्रोब 6 साल 261 दिनों में शनि पर पहुंचा। पर दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये यान सीधा पृथ्वी से सैटर्न की ओर चला गया तो आप जल्दी कर रहे हैं। इस समय भी नासा के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कोई भी स्पेसशिप डायरेक्ट जुपिटर और सैटर्न तक पहुंच सके। आज भी हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो सीधा 6000 किलो के किसी प्रोब को सैटर्न के लिए डायरेक्ट पोस्ट पर भेज सके। इसलिए नासा को जब कैसिनी-हाइजेंस स्पेस प्रोब को शनि ग्रह पर पहुंचाने की जरूरत पड़ी तो उसने कई ग्रहों की मदद ली। प्लैनेट्स की ग्रेविटी की मदद से हम स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ा करके इसे अपने टारगेट पर जल्दी सेट कर सकते हैं। कैसिनी ने भी कई बार शुक्र यानी वीनस ग्रह की ऑर्बिट की, जिससे उसकी ग्रेविटी की मदद से इस प्रोब की स्पीड बढ़ी और फिर पृथ्वी और जुपिटर की ग्रेविटी की मदद से ये सीधा सैटर्न की ऑर्बिट पर पहुंचा और फिर जाकर के इस प्रोब ने पहली बार सैटर्न की वो इमेजेस और डेटा साइंटिस्ट को भेजे जो वॉयेजर यान भी हमें नहीं भेज सके थे। अभी कई प्रोब्स मार्स, जुपिटर और सैटर्न पर जा चुके हैं, पर यूरेनस और नेपच्यून पर केवल वॉयेजर 2 ने ही विजिट किया है। नासा ने साल 1986 में वॉयेजर 2 की मदद से यूरेनस की सबसे क्लोज इमेज ली। पृथ्वी से 300 करोड़ किलोमीटर दूर किसी यान को इस ग्रह पर भेजना बहुत ज्यादा चुनौती भरा काम था। ये पृथ्वी और चांद की दूरी का भी 7500 गुना था। डायरेक्टली इस प्लेनेट पर पहुंचना आज भी असंभव है। इसलिए वॉयेजर 2 जुपिटर की कई परिक्रमा कर उसकी ग्रेविटी से स्पीड बढ़ाकर यूरेनस पर पहुंचा। यूरेनस से 81,500 किलोमीटर ऊपर से गुजरकर इसने ग्रह की कई इमेजेस ली और इसके 11 चंद्रमाओं को भी खोजा, साथ में इसके एटमॉस्फेयर और इसकी रिंग के बारे में भी जाना। वॉयेजर 2 एकमात्र ऐसा स्पेस प्रोब है जिसने यूरेनस को सबसे नजदीक से एक्सप्लोर किया है। अब तक कोई भी दूसरा प्रोब इस ग्रह पर नहीं गया है। वहीं यूरेनस के बाद नेपच्यून को भी वॉयेजर 2 ही एक्सप्लोर कर पाया है। यूरेनस को एक्सप्लोर करने के बाद वॉयेजर 2 मिड कोर्स करेक्शन करता है और सीधा नेपच्यून की ओर चलने लगता है। पृथ्वी से 460 करोड़ और यूरेनस से 160 करोड़ किलोमीटर दूर इस ग्रह पर जाने के लिए वॉयेजर 2 यूरेनस की ग्रेविटी असिस्ट से आगे बढ़ने लगता है और नेपच्यून के काफी क्लोज आकर उसकी इमेज लेता है। यहाँ पहुंचकर वॉयेजर 2 उसके विशाल चंद्रमा ट्राइटन की सटीक इमेज लेता है
और साथ में पहली बार नेपच्यून की रिंग को भी खोजता है। वॉयेजर 2 से पहले नासा इस ग्रह की रिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। नेपच्यून के 6 चंद्रमाओं को खोजने के बाद वॉयेजर 2 इस ग्रह के पास सीधा कुइपर बेल्ट की ओर निकल जाता है और साल 2018 में वह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश भी कर जाता है। इस समय वॉयेजर 2 15.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्रह्मांड में भटक रहा है। लगभग अपनी सभी पावर को यूज करने के बाद ये प्रोब 2025 के बाद से पृथ्वी पर सिग्नल सेंड करना बंद कर देगा, जिसके बाद से हम फिर कभी भी वॉयेजर 2 से संपर्क नहीं कर पाएंगे। हालांकि नेपच्यून के बाद प्लूटो पर स्पेस प्रोब भेजा जा चुका है। न्यू होराइजन्स नाम का स्पेस प्रोब पृथ्वी से लॉन्च होने के बाद सीधा जुपिटर की ओर जाता है और वहां से ग्रेविटी असिस्ट द्वारा अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। करीब 4 किलोमीटर पर सेकंड की बढ़त इस प्रोब को जुपिटर की शक्तिशाली ग्रेविटी से मिलती है, जिसके बाद ये प्रोब 23 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्लूटो की ओर जाने लगता है। इस स्पीड की बढ़त से ये मिशन के 3 साल कम कर लेता है और मात्र 9 साल के अंदर ही प्लूटो की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पहुंच जाता है। देखा जाए तो हम इंसान ग्रहों की ग्रेविटी की मदद से सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो पर अपने प्रोब भेज चुके हैं, पर ये इस विशाल सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा भर है। प्लूटो के बाद असल में हमारे सौरमंडल में क्या है, इसे हम अच्छे से नहीं जानते हैं और केवल टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आने के बाद सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को और बेहतर तरीके से देखा जा सकता है और इसकी मदद से हमने जुपिटर और नेपच्यून की अनोखी इमेज ली है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जुपिटर की इमेज का मैं पहले ही एक वीडियो एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यूरेनस और नेपच्यून की इमेज के लिए आपको अगले पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक आप साइमित के साथ बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और किस पार्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी विजिट करें, जिसमें आपको यूनिवर्स के ऊपर हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।